जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। देखो यार, अभी रिसेंटली हमारे एनडीए 1 2024 का फाइनल मेरिट लिस्ट आया, तो उसके बाद बच्चों के मन में एक अलग सी आग लगी है कि सर हम भी एनडीए 1 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एक साल बाद हम ये चाहते हैं कि आप फिर से लाइव आए और उस समय आप हमारे AIR रैंक के साथ यहां पे YouTube पे खड़े मिले। मैं भी वही चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन जो हैं एक साल बाद रैंक लेकर के आए और हम फिर से उनके सक्सेस स्टोरीज को सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। अब सक्सेस स्टोरीज बनती उन्हीं की हैं जो मेहनत करते हैं और रेगुलर मेहनत करते हैं। सपने तो सब लोग देखते हैं ना भाई, ख्वाब सब लोग देखते हैं, पूरे किसके होते हैं? जो एक्चुअली में उस सपने को पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है, अपनी सारी परेशानियों को साइड में रख के, सारी परेशानियों से यूं कहे लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। परेशानियां तो सबके पास आती हैं। जिन बच्चों के AR आए हैं उन्हें भी तो कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी, लेकिन वो रुके नहीं, लड़ते गए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाई, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगले 6 महीने, अब तो 6 महीने से भी कम बचा, करीब करीब 5.5 महीने, अगले 5.5 महीने में हम ऐसा क्या करें कि हम यहां पे पहुंच सकें। ये बिल्डिंग तो तुम्हारे दिलो दिमाग में छप छुपी होगी कि यार यहां तो पहुंचना है, कुछ भी हो जाए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, रेडी हो ना उसके लिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना। तो समझेंगे इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा, जो सबसे बड़ी समस्या तुम मान के चलते हो कि सर मैथमेटिक्स में सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, नहीं तो हम भी पहुंच जाते। तो कोई बात नहीं, एक वादा चाहिए बस तुमसे कि जो मैं बोलूंगा उसे आप करिए, अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई कर लीजिएगा, बट रेगुलरिटी के साथ वो काम कीजिएगा। मेरा वादा है कि बहुत आसानी से पेपर क्लियर होगा और बहुत आसानी से तुम यहां पे पहुंच पाओगे। समझते हैं, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं हम ऑन एन एवरेज वेटेज की। ऑन एन एवरेज वेटेज के 2-4 सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं इसमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं लेकर के आया हूं, मैं इसमें यूनिट वाइज वेटेज लेकर के आया हूं। चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज वेटेज की बात करते हैं, क्योंकि इन जनरल एनडीए के पेपर में ना वेटेज जो होता है यूनिट का ही काफी हद तक फिक्स होता है। चैप्टर का तो फ्लक्चुएट होते रहता है कि कभी प्रोबेबिलिटी का बढ़ गया, स्टैटिस्टिक्स का घट गया, स्टैटिस्टिक्स का बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी का घट गया, ऐसी चीजें चलते रहती है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अलजेब्रा के करीब करीब तुम्हें 30 सवाल मिल जाते हैं। जब अलजेब्रा की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों को काउंट कर रहा हूं। जब अलजेब्रा की बात कर रहा हूं तो मैं इसी में सेट, रिलेशन, फंक्शन को भी काउंट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये करीब करीब 30। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक बहुत प्यारा और सुंदर, अलग ही इसको यूनिट में अगर काउंट करें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को, तो करीब करीब 10 सवाल लेके आता है। ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब 15, ज्योमेट्री करीब करीब 15 से 20, कभी 16-17 ऐसे रहता है, कभी 20 से के नीचे रह जाता है, कभी एग्जैक्ट 20 चला जाता है, तो वही 2000 सवाल ऊपर नीचे तुम मान सकते हो। कैलकुलस करीब करीब 25, कभी कभी 25 से ऊपर भी चला जाता है, 30 के रेंज में आ जाता है, 25 से 30 के बीच में आ जाता है। मतलब किसी का अगर घटेगा तो इसका बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज ये है कि इस प्रकार से रहता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करीब करीब 15 और मिसलेनियस के करीब करीब 5 सवाल। मिसलेनियस में जैसे तुम्हारा लॉगरिथम हो गया, जैसे तुम्हारा बाइनरी हो गया, और 2-4 सवाल ऐसे छुटपुट जो होते छोटे मोटे, वो करीब करीब 4-5 सवाल तुम्हें मिल जाते हैं। तो ये एवरेज वेटेज हो गया। सर वेटेज तो हमें पता है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है आप ये बताइए। दिमाग में आया होगा, समझते हैं। देखो, अब मैथमेटिक्स ना मेरे भाई एक बहुत बड़ा समंदर है, एक बहुत बड़ा महासागर है। अगर तुम चाहोगे कि हम पूरे महासागर को ही कवर कर ले तो डूब जाओगे। तुम्हें उस महासागर से उतना ही पानी निकालना है जितने की तुम्हें आवश्यकता है। व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल? सर एनडीए का पेपर क्लियर करना है। क्या हमारा गोल मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना है? नहीं है सर। गोल क्या है? एनडीए का पेपर क्लियर करना। तो हमारा फोकस उतने ही में ज्यादा होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक ठाक मार्क्स आ जाए और हमारा AR अच्छा खासा आ जाए। बस इतना ही चाहिए। समझते हैं जरा, समझते हैं जरा मेरे भाई। अब जो एस्पिरेंट है, जो तुम हो, वो कई तरह के होते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे फर्स्ट टाइमर, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मोस्टली इसी 2 तरह के बच्चे होंगे, या तो जो पहली बार पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मतलब पेपर पहले दे चुके, तैयारी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कमियों के कारण उनका नहीं हुआ। तो सबसे पहले ना हम सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बच्चों के बारे में। समझेंगे जरा मेरे भाई बहन कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं
अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो जितना वक्त गुजर चुका है लास्ट पेपर से अब तक में, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने उस चीज को अच्छे से एनालाइज जरूर किया होगा कि कमी कहां रह गई थी, कमी कहां रह गई थी। उस कमियों को पकड़ने के बाद आप उसे दुरुस्त करना स्टार्ट करें। सर दुरुस्त कैसे करना, समझिए। मान लेते हैं कि कमी किस प्रकार की थी। पहली कमी हो सकता है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने कम प्रिपेयर किए थे। यह कमी एक हो सकती है ना, कि मान लिया हमने कि नंबर ऑफ चैप्टर आपने कम प्रिपेयर किए थे, करेक्ट है। तो इस बार क्या करेंगे, नंबर ऑफ चैप्टर में कुछ प्लस कर लेंगे, आप थोड़े और चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे। यह कमी हो सकती है, मैं गेस कर रहा हूं कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं। कि नंबर ऑफ चैप्टर कम प्रिपेयर था, आप थोड़े और चैप्टर प्रिपेयर कर लें। कैसे प्रिपेयर करना हो वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरी कमी यह हो सकती है कि लास्ट टाइम पे आपने मेहनत नहीं करी होगी। लास्ट टाइम पे जो दुखी बढ़ती है, तैयारी आप अच्छी करते हुए आए थे, लास्ट में आपने गड़बड़ कर दिया तो उस कारण रिवाइज अच्छे से नहीं हुआ। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार आपका होना चाहिए अर्ली एफर्ट्स। अर्ली एफर्ट्स का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में रिवीजन को लेकर के बहुत ज्यादा बोझ ना बढ़ पाए, आप स्टार्टिंग से ही चीजों को पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चलेंगे। कैसे करना वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जरा मैं समस्याएं गेस करके उस पर बात करता हूं। तीसरा केस ये भी हो सकता है, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए हो। चैप्टर तो आपने बड़े सारे पढ़े, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कम प्रैक्टिस किए हो कि सर हमने ये भी चैप्टर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बट 20 25 सवाल लगा के बस चले गए। तो इस बार क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। कहां से बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इस पे बात करूंगा, क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे ना दोनों कैटेगरी में, तो वो उस समय बात करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, और भी समस्या हो सकती है। जैसे एक सबसे कॉमन जो होता है मिस्टेक, मॉक टेस्ट का। आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे, पॉसिबल है, बहुत बच्चे ये करते, तैयारी बहुत अच्छी करते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो ये आपकी समस्या है, तो आप इस बार मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे। तो ऐसे करके आपका पहला काम होना चाहिए, अगर आपने नहीं किया अब तक, कि आप अपनी कमियों को जरा पकड़े कि आपसे कमी कहां हो गई थी, क्या दिक्कत हुआ था कि आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। दिस कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, मैं उस पर काम करूंगा या करूंगी। ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। अब जरा इन पे बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइमर है, इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो फर्स्ट टाइमर है, इनको पता ही नहीं है कि सर हम तो पहली बार प्रिपरेशन में आए हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ अता पता ही नहीं है। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि जरा एक बार आप एनडीए को जानिए, आप जरा इसे जानिए, और इसके लिए आप रिसर्च खुद करें एक बार कि आप जरा एनडीए को जानिए। और एनडीए को जानने का मतलब यह है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़े। सर ये तो मैथ से अलग की बात होगी, ये बहुत जरूरी है करना, ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड में ये चीज आपको मोटिवेट करेगी जो पहली बार इस प्रिपरेशन फेज में एंटर कर रहे हैं। आप जरा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानिए, एक दिन का वक्त लगाइए, एक दिन से ज्यादा नहीं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जितनी चीजें आप पढ़ सकते हो उतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, कि कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं, वहां से निकल के हम क्या करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज ना आपके मोटिवेशन को बहुत ज्यादा हाई करेगी, बहुत ज्यादा आपके मोटिवेशन को हाई करेगी जब आप पहली बार प्रिपरेशन फेज में गुजर रहे हैं। तो यार ये चीजें मुझे मिलेंगी अगर मैं क्लियर कर लूंगा एनडीए, तो अगर मैं एनडीए पहुंच गया तो ये चीज मोटिवेट करती है ना। तो इस चीज के बारे में आप जानिए जरा, समझ गए। उसके बाद दूसरा काम आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानेंगे, आप खुद जानेंगे इसे। मेहनत थोड़ी सी खुद करना, बताने के लिए मैं बता सकता हूं इसमें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत खुद करना। देयर मल्टीपल वीडियोस जो मैंने भी बना रखी है, या गूगल पे सब कुछ तुम्हारे लिए मिल जाएगा। जरा एग्जामिनेशन पैटर्न को आप जानेंगे, कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है, ये एक बार खुद सोचना। तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मजा आएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो चीजें तुम्हें रास्ते पे चलना सिखाएंगी। इसलिए फर्स्ट टाइमर्स जो मेरे भाई बहन आ रहे हैं, एनडीए के बारे में जानो, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानो कि मैथ्स क्या होता है, जीएटी क्या होता है, जीएटी में क्या क्या होता है, अच्छा मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, 11th का कौन सा पोर्शन आता है, 12th का कौन सा पोर्शन आता है। एक बार इसको जान लीजिए आप। अगर आप जान गए हैं तब आपका अब तैयारी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दो चीज होते ना, ये दो काम करते आपके दिमाग में ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मुझे एनडीए क्यों जाना है। और ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चे डिमोटिवेट इसी पॉइंट पे हो जाते हैं कि यार मुझे एनडीए तो जाना, लेकिन अब मेरा मोटिवेशन कम हो रहा। बहुत बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेशन था सर, अब मोटिवेशन खत्म हो रहा सर, मैं थक गया हूं सर, ये थक गई हूं सर। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते कि आखिर उनको एनडीए जाना ही क्यों था।
इट कैन बी एनी रीजन यू नीड टू फाइंड कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए करना है, मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने गांव के लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है जिसने मेरा काटा, मतलब जिसने मुझे छोड़ा था। इट कैन बी अ रीजन। बोलो सर ऐसे कैसे? अरे एसएसबी में ये बोल के बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल रीजन होना चाहिए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये दो चीजों करने के बाद आपका मोटिवेशन पीक पे जाएगा। अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी के लिए, युद्ध में जाने के लिए आपके पास हथियार होने चाहिए ना बाबू। युद्ध में जाने के लिए आपके पास हथियार होने चाहिए। अब हथियार आपके पास, आपके तर्कस में कौन कौन से तीर होने चाहिए, जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो साइकिल अभी चल रहा है एनडीए 1 2025 के लिए, ये लंबा साइकिल है, तो इसमें आप एनसीईआरटी का साथ लेके जरूर चलेंगे। ये बिल्डिंग को मजबूत बनाने में, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करने वाला है। एनसीईआरटी कौन कौन से? 11th प्लस 12th दोनों, इसको आप लेके चलेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। एक बार आपने एनसीईआरटी कर ली, एक बार अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है, तो उसके बाद क्या करें? अगर आपका मैथ्स वीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपका मैथ्स वीक है तो एनसीईआरटी के बाद आप शिफ्ट होंगे आरएस अग्रवाल एनडीए-एनए पे। ये वो बुक है ना, जो ये आरएस अग्रवाल एनडीए-एनए बुक है मेरे भाई, आरएस अग्रवाल एनडीए-एनए बुक है। ये वैसी बुक है कि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट में बड़े सारे सवाल हैं और आसान आसान सवाल जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी और इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं। एनसीईआरटी में आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिलेंगे। आरएस अग्रवाल में जब आप जाएंगे तो आरएस अग्रवाल सॉल्व करते होगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ खेलना सीखेंगे कि ऑप्शन की मदद से कैसे आसानी से सवाल निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो हमारे पीडब्ल्यू की बुक आती है शौर्य, वो भी साथ में आप फॉलो कर सकते हैं। जो शौर्य बुक आती है आप वो भी साथ में फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं जरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में अगली चीज आती है वो क्या आती है? एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इधर साइड जो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड में, उन्होंने ये सारे काम कर रखे होंगे ऑलरेडी। मैं ये मान के चलता हूं कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बच्चे हैं वो उन्होंने ये सारे काम एक बार किए हैं, लेकिन उनकी कमियां क्या रही यहां पे मैंने जो गेस किया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन उसके बताएं, कैसे करना वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो अगर आपने वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वालों ने ये सब काम नहीं किए थे तो ये सब काम आप करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने आरएस अग्रवाल सॉल्व करके अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो कर लेंगे, मन करे तो शौर्य मंगा लेना, है ना। उसके बाद एनडीए पीवाईक्यू, सर कितने साल के पीवाईक्यू करना है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा नहीं, आपको 10 ईयर्स तक के ही पीवाईक्यू देखने, 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल नहीं देखने हैं, क्योंकि आपको जीएटी भी तो पढ़ना है ना। ये केवल मैथमेटिक्स पढ़ने से पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, जीएटी पढ़ने के लिए वक्त भी तो चाहिए ना, 24 घंटे तो मिल रहे दिन में। तो आपको एनडीए पीवाईक्यू 10 साल के करने हैं, 10 साल के करने ही हैं, यहां पे ऑप्शन नहीं है। जब वो 3 महीने वाला साइकिल होता है, मतलब जो एनडीए 2 का साइकिल होता है, उसमें मैं सामने से बोलता हूं कि यार 10 साल नहीं तो 5 साल का तो लगा लो। यहां पे वो ऑप्शन नहीं है, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपको 10 साल के लगाने हैं तो लगाने हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब ले ले, बस उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर रहने चाहिए, उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और मेरे दिमाग में आगे चलते चलते कि सर हम बोर्ड वाले भी, हमारा बोर्ड भी है तो हम कैसे करें, हमें अपने बोर्ड का भी ख्याल रखना है। तो बाबू बोर्ड के लिए आप एनसीईआरटी कर तो रहे हैं 11th 12th के साथ में, अगर आप बोर्ड्स के लिए और इस प्रिपरेशन को और आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक और किताब आप फॉलो कर सकते हैं, या तो आरएस अग्रवाल, कौन सी वाली, जो सब्जेक्टिव वाली आती है 11th 12th वाली ओ, या फिर आरडी शर्मा। दोनों में से कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे नॉन मैथ्स वाला कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, अगर नॉन मैथ्स वाला कोई बच्चा तैयारी कर रहा है जिसका अल्टीमेट गोल केवल एनडीए क्लियर करना है, तो वो इस किताब को ना भी करे तो चल जाएगा। आरडी शर्मा वो ना भी करे तो चला जाएगा, उसके एनडीए के लेवल 1 2 3 इतने से मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे लेवल के, कौन सी किताब। तो मेरे भाई मैं किसी
एक किताब का तो मैंने नाम लिया आर.एस. अग्रवाल, क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी है। मैं पार्टिकुलरली एनडीए के लिए बहुत ज्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनके अलावा आप एक और चीज अगर ऐड करना चाहते हैं इन सब के बाद, तो दैट विल बी जेई मेंस, केवल मेंस पीवाईक्यू, चाहे वो पुराने पीवाईक्यू क्यों ना हो, नए पुराने सब तरह के पीवाईक्यू मेंस के, लेकिन उसमें भी सेलेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं। अब बोलोगे सर हम कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे? तो जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा हो रहा है, जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन को आप एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं जेईई मेन से। जिनका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है वो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या एनडीए के पेपर में आग भी गया तो वो छोड़ने वाले सवाल आते हैं। हमारे पास एनडीए के पेपर में ये ऑप्शन रहता है कि हम अच्छे खासे सवाल स्किप भी कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपके तर्कस में होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको और भगदड़ करने की जरूरत नहीं, सर ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। ये होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली चीज कि आपको यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सर डेली के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दिमाग में आएगा? तो बाबू ये अपने उसके अनुसार देखो ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं बोलूं कि तुम डेली के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको मैथ्स आता ही नहीं है, वो डेली के 100 क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेगा? उसका तो मोटिवेशन खत्म पहले ही दिन कि मेरे से तो 10 नहीं हो रहे हैं, व्हाट्सएप बोल रहे हैं कि 100 करो, तो मतलब मेरे लिए एनडीए नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, समझो। अब अपनी सुविधा अनुसार, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करें। मतलब कि टारगेट सेट करने का मतलब हो गया कि आपको करना पड़ेगा टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में केवल 20 क्वेश्चन की है, तो आप टारगेट ऐसा रखिए कि 20 क्वेश्चन अचीव हो जाए। स्टार्टिंग में अगर 20 क्वेश्चन की कैपेबिलिटी है तो आप 20 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन डेली करिए। अब जब हर रोज 20 क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आप 40 क्वेश्चन पे बढ़िए। 40 क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि 30 क्वेश्चन नए होंगे और 10 क्वेश्चन आपके पुराने होंगे। पुराने मतलब कि जो पहले आप 20 क्वेश्चन की सीरीज लगाते जा रहे थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी एक दिन बैठ के सॉल्व कर लिया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि पहले की चीजें रिवाइज भी हो गई और नए सवाल भी कर लिए। फिर जब 40 क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं, तो फिर 50 पे बढ़ेंगे, फिर 60 पे बढ़ेंगे। ऐसे करते करते तो एक दिन आप 100 पे पहुंचेंगे। जिस बच्चे की कैपेबिलिटी ये है कि वो पहले दिन से 50 क्वेश्चन लगा सकता है, वो 50 क्वेश्चन को लेके आगे बढ़े और अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाए, जितने तक बढ़ा सकता है उतने तक बढ़ा। समझ गए ये बात? समझ गए बात? लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, तो 20 क्वेश्चन खत्म किए बगैर आपको रात में सोना नहीं, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपने 40 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, तो 40 क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर आपको अपने बेड पे नहीं जाना है। चाहे वो सर्दी पड़े, बरसात पड़े, गर्मी पड़े, आग लगे, कुछ भी हो, साफ सीधी बात है। इस माइंडसेट के साथ आपको बैठना है। इसलिए टारगेट सेट करने वगैरह बहुत सोच समझ के करना कि अनअचीवेबल टारगेट ना सेट हो जाए, कि अचीव ना हो और हमारा मोटिवेशन खत्म होता जाए। ये सारी बातें होपफुली आपके जहन में आ गई होंगी कि आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, क्या करना। अब अगर आपके पास किसी बैच का एनरोलमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो शौर्य बैच चल रहा है आपके पास उसी का एनरोलमेंट हो। अगर आप डीडब्ल्यू के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूं, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो जो भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होने चाहिए। जैसे आप अगर शौर्य से पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने टीचरों पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट पे भरोसा रखना पड़ेगा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वहां पे डीपीपी जरूर मिलती होगी, जैसे हम शौर्य में हर रोज एक नंबर ऑफ क्वेश्चन देते ही देते हैं। आपको ये डीपीपी का बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है। डीपीपी हर रोज सॉल्व होनी ही चाहिए। डीपीपी को रेगुलरली रिवाइज भी करना है, जो आज सॉल्व कर ले उसको भूल नहीं जाना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिवाइज करने हैं। समझ के बाद उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको रेगुलर वीकली टेस्ट पे भी फोकस करना है, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां तो हमने ये सुविधा कर रखी है कि वीक में एक टेस्ट होगा ही होगा, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी उस पर बेस्ड आपका वीकली टेस्ट होगा ही होगा। तो इससे क्या रहता है कि आपके प्रिपरेशन पे एक चेक लगा रहता है कि हां देखिए चीजें भूल तो नहीं रही हो। तो ये वीकली टेस्ट आपको रेगुलर लेकर के चलना है। उसके अलावा जब वीकली टेस्ट रेगुलर चल रहा है, तो फिर आपको मंथली टेस्ट भी लगाना पड़ेगा कि अब एक महीने में आपने क्या पढ़ा, जरा उसका एक बार टेस्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा मेरे भाई कि अगर हम बात करें 5 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, 25 के 20, मतलब आपके पास हो रहे हैं क्या 20 वीकली टेस्ट, 5 मंथली टेस्ट।
20 वीकली और 5 मंथली टेस्ट हो गए, जो फुल मार्क होंगे उन पे तो बात करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पीछे की चीजें रिवाइज होती हुई चलेंगी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल गया कि कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपके तर्कस में क्या क्या तीर होने चाहिए, ठीक है, बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचना है, जो एनडीए का मैक्सिमम लेवल जाता है वहां तक कैसे पहुंचना है, ये सारी बातें आपके जहन में आ गई होंगी। अगर आप बैच में इनरोलमेंट हो, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, बैच में क्लासेस का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये चीजें ध्यान में हो गई। रिवाइज करने के लिए क्या करना है, ये चीजें ध्यान में आ गई। अब क्या बचा, अब जरा हम बात कर लेते हैं अपने इन भाइयों के बारे में, इन बहनों के बारे में जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाले केस में थे। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाले केस में हैं मेरे भाई, होपफुली आपने अपनी गलतियों को कर लिया, ढूंढ लिया है। मान लीजिए कि आपकी गलती यह थी कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। कहां से बढ़ाना है, सेम सोर्स, सेम सोर्स। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखा है तो फिर से एनसीईआरटी सॉल्व मत करना, कोई जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे सवाल अगर दिख जाए तो कर लेना। हाँ, एक और चीज, एनसीईआरटी की एक स्पेशल बुक आती है, अगर आपको पता होगा तो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं इसको। स्पेशल का ये मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अंडरडॉग बुक लगती है, मतलब बहुत प्यारी बुक है, लोग जानते नहीं, लोग फॉलो नहीं करते। तो अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जुगाड़ कर लें, पीडीएफ हो, हार्ड कॉपी कुछ भी हो, बहुत प्यारी बुक है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर से सवाल सॉल्व करें, वहां से रिजल्ट बड़े सारे फंस जाते हैं। सबके लिए, ये सबके लिए, इधर वाले बच्चों के लिए भी, इधर वाले बच्चों, एग्जाम्पलर को एक बार नजर में लेकर जरूर चलिएगा। तो वहां से आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम रिवीजन नहीं किया था तो इस बार अर्ली एफर्ट्स डाल के, मतलब आप जो चीजें पढ़ रहे हैं हर 15 दिन में आप एक बार पीछे के पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। रिवाइज कैसे करना है कि जैसे मान लो किसी वीकेंड पे आप बैठ गए, किसी वीकेंड में बैठे, लेट्स से कि आपने ना ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर ली। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत पसंद है, आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरी की, कर ली, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, 20 दिन पहले पढ़ी थी, नए चैप्टर पढ़ते 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 लेट्स से कि आपने ज्योमेट्री अच्छी खासी पढ़ ली। अचानक एक दिन आपके मन में क्या आता है, यार मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करूंगा। आप क्या करेंगे, सीधे सवाल करने बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा सजेशन रहेगा नहीं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सीधे ही सवाल करने बैठ जाओ, नहीं। आप एक बार अपना जो नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स सबके पास होने चाहिए, आप अपना नोट्स उठाएंगे, पूरे नोट्स एक बार बस देख लेंगे ऊपर से, बोलते हुए पढ़ना, बोलते हुए पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपने जो सवाल पहले प्रैक्टिस किए हैं, जिस भी सोर्सेस, इनमें जो भी सोर्सेज है, इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास सोर्स है, तो आपने जो भी सवाल पहले प्रैक्टिस किए उसको उठाएंगे। उनमें जो सवाल आपने मार्क कर रखे थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल तो मार्क किए होंगे ना जिन्होंने आपको दिक्कत हो रही है, बस वो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। क्या हो गया, रिवीजन डन, ठीक है। उसके अलावा एक और रिवीजन का तरीका कि आप हर रोज सुबह जब भी सो के उठे ना, चाहे स्कूल गोइंग हो, नॉन स्कूल गोइंग हो, कुछ भी हो, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैथ्स की नोटबुक उठाएंगे, मात्र 10 से 15 मिनट जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, उस नोट्स को एक बार आप देख लेंगे, बस देख लेंगे। मैथ्स में नोट्स पढ़ने के लिए 15 मिनट काफी है, नोट्स को पढ़ने के लिए, बस आप पढ़ने। मैं ये नहीं बोलूंगा रटते जाओ, पढ़ के छोड़ दो, अगले दिन फिर उसको पढ़ोगे तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद तो हो ही जाना है, या तो हो ही जाना है। उसके अलावा और दो चार काम जो सबको करना है कि जब ये सारा काम हो जाए, जब अब हम लास्ट में आ गए हैं, मतलब एग्जाम नजदीक आ जाए, तो इस चीज को कतई नहीं भूलना, मॉक टेस्ट। आपको कोशिश करना है कि ट्राई टू सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ 20 या 15 to 20 मॉक टेस्ट, 15 to 20 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। फुल मॉक की बात कर रहा हूं, 15 से 20 आपको फुल मॉक ट्राई करने हैं। और फुल मॉक आपको कब से लगाना स्टार्ट कर देना है, जैसे ही आपका सिलेबस 75 to 80% कंप्लीट हो गया ना, 75 to 80% सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो गया आपका, चाहे आप सेल्फ स्टडी वाले हो, चाहे आप डिफेंस वाले के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, जैसे ही आपका सिलेबस 75 to 80% हुआ है, आपके इंस्टीट्यूशन में अगर मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं भी हुए हैं, फिर भी आपको अपने अलग से मॉक टेस्ट इंतजाम करके लगाने स्टार्ट करना, तभी जाकर 15 से 20 मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो तो कैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे? अरे दादा, अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं भी हुआ है तो जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसके सवाल नहीं करोगे आप, बाकियों के तो ट्राई करोगे, 40 क्वेश्चन तो सही करोगे, 50 क्वेश्चन तो सही करोगे, सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर करोगे, पेपर के साथ खेलना तो सीख जाओगे ना। इसलिए टाइम से पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। ये हो गई सारी चीजें, मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब पता चलते रहेंगे। विद टाइम मैं और ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा कि आपको कौन से टाइम पे किस चीज पे फोकस करना। अभी आपका कॉल ये नहीं होना चाहिए कि हम ये स्किप कर देते, ये स्किप कर देते, ये स्किप कर देते। अभी एक बार आप चीजों को पढ़िए,
विथ टाइम आप ये डिसाइड करेंगे मॉक टेस्ट लगाने वगाने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, कि मुझे कौन सा चैप्टर स्किप करना है, कौन सा चैप्टर को रखना है, कौन सा चैप्टर को बस देख के जाना है। अभी आप सबको पढ़िए ताकि आप अच्छे से एनालाइज तो कर पाए। जब आपके सारे चैप्टर ही पढ़े हुए नहीं होंगे तो फिर आप एनालाइज कैसे करेंगे? ये बात है। इसलिए अभी आपका फोकस होना चाहिए सारे चैप्टर्स को पढ़ने पे। होपफुली इस वीडियो में मैंने आपके डाउट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड जरूर क्लियर किए होंगे। अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वीडियो ऑन एवरी टॉपिक दैट यू वांट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज एट द एंड चाहे मैं हूं या कोई भी शिक्षक हो, वो वही चाहता है कि उसके छात्र सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुएं। और इसी के साथ अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ. You all are going to make it this time. Monday is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद.